नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस को मैट्रिसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, तो टॉपिक लिख देते हैं आज का, कन्वर्टिंग ट्रांसफॉर्मेशंस टू मैट्रिसेस। कन्वर्टिंग ट्रांसफॉर्मेशंस टू मैट्रिसेस। ओके, तो देखो अभी इधर ट्रांसफॉर्मेशन को अगर मैट्रिसेस में हमें बदल देना है तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, पर इससे पहले एक बात सुनो अभी, ठीक है। इससे पहले दो स्टेटमेंट्स है, ठीक है, दो स्टेटमेंट्स है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि हर एक ट्रांसफॉर्मेशन जो कि किसी भी RM to RN से हो रहा है, ठीक है, कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस थे ना, R3 to R2 या फिर R2 to R3, R3 to R3, ऐसे अलग अलग। तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो RM से RN हो उसे मैट्रिक्स में बदल दिया जा सकता है, और उस मैट्रिक्स का डायमेंशंस कुछ ऐसा होगा। उस मैट्रिक्स का जो डायमेंशंस है वो N क्रॉस M होगा, ठीक है। मैं समझा दूंगा बाद में क्वेश्चंस के सहारे, कोई इशू नहीं है। पर याद रखना, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन जो कि RM से RN हो रहा है उसका मैट्रिक्स में बदलाव किया जा सकता है, और उसका डायमेंशन होगा N क्रॉस M, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स, मतलब जो मैट्रिक्स हो बन रहा है उसको इस तरह से T और उसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा कर डिनोट किया जा सकता है। ओके, तो ये था पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि हर एक मैट्रिक्स एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑलराइट, तो सुनो दोनों स्टेटमेंट। हर एक ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और हर एक मैट्रिक्स एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑलराइट, हर एक मैट्रिक्स जो N क्रॉस M के रूप में आता है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है RM to RN का। ऑलराइट, ठीक है, तो ये तो पहला स्टेटमेंट है। लेकिन अभी एक, ठीक है, स्टेटमेंट तो हमें समझ में आ गया कि मैट्रिसेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या, क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करें? तो देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि जस्ट अ मिनट। ओके, ऑब्टेन द मैट्रिक्स representation, just a minute, obtain the matrix representation of the following transformation of the following। अब देखो एक बात याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, अलग अलग नाम होते हैं इस चीज़ का। एक तो होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये एक नाम है। दूसरा नाम है लीनियर मैप। ओके, लीनियर मैप या लीनियर मैपिंग, ये भी दूसरा नाम है। तीसरा नाम है होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म। ओके, ये एक, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है, तीनों का मतलब ये है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि लीनियर मैप का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाओ, ओके, या फिर होमोमॉर्फिज्म का एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाओ। तब घबरा मत जाना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात हो रही है। ओके, तो ठीक है, ऑब्टेन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर मैप। ओके, लीनियर मैप, और मैप क्या है यानी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है एग्जैक्टली, TR3 to R2। ओके, TR3 to R2, जहाँ पर जो एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से दिखता है। ये काम करते हो, ये मैं अलग से लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। RM से RN बन रहा है तो N क्रॉस M का ये मैट्रिक्स बनेगा। और जो यहाँ पर बन रहा है वो है XYZ इज इक्वल्स टू 3x plus y minus z, 3x plus y minus z, x plus 2y plus z, x plus 2y plus z,
ठीक है। अब मैं मतलब बहुत कम स्टेप्स में, कितने, एक स्टेप में चाहे तो बता सकता हूँ कि इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा। ठीक है, ये मैं इधर दिखा देता हूँ। मैं इस टी एक्स वाई जेड को अगर हमने इस तरह से लिखा है, ये इनपुट 3 वैल्यूज़ का ले रहे हैं और आउटपुट 2 वैल्यूज़ हमें मिल रहे हैं। तो 3x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस 2y प्लस जेड, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 3 इस तरह से 1 माइनस 1 1 2 1 एक्स वाई जेड। ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है, ये जो मैट्रिक्स बन रहा है, इसे कहते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। और ये भी देख सकते हो, ये कितना m to n मतलब 3 to 2 जा रहा है, 3 to 2 जा रहा है ना। तो इसका जो क्या बोलते हैं डायमेंशंस क्या है, इसका डायमेंशंस है 2 क्रॉस 3। करेक्ट, इसका डायमेंशंस क्या हो रहा है, 2 क्रॉस 3 हो रहा है ना, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इधर ऐसे हम मतलब इमीडिएटली लिख सकते हैं मैट्रिक्स इज दिस 3 1 माइनस 1 1 2 1। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन बात ये है कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसलिए हम इजीली लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे जो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो है, इसे ऐसे मैट्रिक्स बनाने का एक प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर एक प्रोसीजर है। ठीक है, उससे हम देखते हैं कि वो प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है। तो प्रोसीजर जो है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एक काम करता हूँ, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैं इधर लिखता हूँ, ये छोटा सा एक लिख देता हूँ यहाँ पर 3 1 माइनस 1 1 1 2 1। ओके, ऐसे मैं इधर अलग से लिखता रहा क्योंकि बाद में मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। तो स्टेप्स है वो कैसा है मैं दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर R3 दिख रहा है और यहाँ पर R2 दिख रहा है। तो लिखो यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3। R3 का स्टैंडर्ड बेसिस क्या हो सकता है, ये है 1 0 0 0 1 0। ओके, एंड दिस इज 0 0 1। ठीक है, थोड़ा बाउंड्री पे चिपक गया है पर ठीक है, कोई बात नहीं। और स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2 भी लिखना है हमें। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2 क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2 1 0 0 1। ठीक है, करेक्ट। ओके, तो वैसे स्टैंडर्ड बेसिस पता है ना, अगर ना पता हो तो बेसिस एंड डायमेंशन वाला एक वीडियो है पीछे, वो देख लेना। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 एंड R2 हमने लिख लिए। अभी हमें एक एक का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, कैसे देखते हैं। तो ये से सब इरेज कर देता हूँ। ओके, सो देखो अब हर एक का यहाँ पर 1 2 3, क्योंकि R3 में मतलब इधर R3 है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके हमें ये आउटपुट मिल रहा है ना। तो इधर एक एक करके लेना है और इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके देखना है कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। ओके, तो देखते हैं एक एक करके। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 0। ठीक है, पहला वाला लिया हमने, उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया तो क्या आएगा, x के जगह पे 1 है, y के जगह पे 0 है और z के जगह पे भी 0 है। तो 3 × 1 + 0 - 0 इज इक्वल्स टू 3। ओके, एक काम करते हैं, इधर ना इसको मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक है, ये नीचे नीचे जा रहा है, ऐसे मान लो 3 and 1। करेक्ट, 3 and 1 ही होगा ना, क्योंकि इधर देखो 1 + 0 + 0, तो इधर भी 1 होगा। ओके, इज इक्वल्स टू 3 1 0 + 1 0 1। करेक्ट, देख लो अच्छे से, या चाहे तो मैं इसे और भी रंगीन रूप से लिखता हूँ। चाहे तो इधर मैं ऐसे 3 and 1 लिख देता हूँ। ओके,
3 and 1। मैं इस तरह से क्यों लिख रहा हूँ मैं सब बाद में समझा दूंगा, ओके, अभी कंफ्यूज मत हो जाना। ये एक हो गया, दूसरा वाला, दूसरे कर लो, वो 0 1 0 0 1 0 इज इक्वल्स टू, तो देखो अभी क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -0 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा 1 एंड नीचे क्या आएगा 0 2 0, तो 1 and 2। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है। इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक्स पहले लिख देता हूँ 1 0 एंड ये क्या था, ये 0 1 है, ओके। और इधर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 and 2, ओके, 1 and 2 इधर आएगा, करेक्ट। ऐसे करके, या चाहे तो और भी अगर मतलब अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इधर बीच में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से, ओके, समझ में आ गया। लास्ट वाला देखते हैं। वैसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्लियरली आ रहा है कि नहीं। ओके, बहुत क्लियर आ रहा है। इधर क्या आएगा, इधर लास्ट वाला कर लेना है। अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। 0 0 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा अभी 0 0 -1 एंड दिस विल बी 0 0 1 1। चेक कर लेते हैं एक बार, करेक्ट है। इज इक्वल्स टू 1 0 प्लस 0 1, और इधर क्या लिखना है, इधर लिखना है -1 and 1, -1 and 1, करेक्ट, ओके। अब देखो ये तो ऑलमोस्ट हो ही गया है। सो आंसर क्या आएगा, इधर आंसर आएगा T मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज दीज नंबर। जैसे इधर लिखा है ना, जैसे इधर लिखा है ठीक वैसे इधर एक मैट्रिक्स बना दो। 3 1 1 2 -1 1, ओके, बन गया है, ठीक है, बन चुका है। मैंने इस तरह से ऐसे क्यों लिखा है, वो इसलिए ताकि एग्जैक्टली जैसे दिख रहा है ना वैसे ही आप मैट्रिक्स बना पाओ, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे ये नहीं चलेगा, ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम पे ये नहीं चलेगा। एग्ज़ाम के टाइम पे ये मतलब ये जो नीचे है ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, एक लाइन में जाएगा, ठीक है, ये एक लाइन में, फिर ये दूसरे लाइन में, ये तीसरे लाइन में, ओके। पर ध्यान रखें, अगर मतलब क्या होता है कि अगर 3 मतलब ये एक लाइन में लिख दो तो फिर कन्फ्यूज़न होता है और मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन जाता है। ये मैट्रिक्स है 3 1 1 2 -1 1, इस तरह से आप मैट्रिक्स बना लेंगे अगर आप ऐसे कन्फ्यूज्ड है तो। इसलिए मैंने इसे इस तरह से लिखा है, ठीक है, इस तरह से लिखा है। पर एग्ज़ाम में ऐसे मत करना, नहीं तो पूरा 0 मिल जाएगा, ओके। तो मैट्रिक्स इस तरह से बना। पर ठीक है, ये तो एक इजी क्वेश्चन था, मतलब ये तो देखकर ही ऐसे हम ये देखकर ही हम ऐसे आराम से लिख सकते हैं ये मैट्रिक्स। लेकिन हर बार इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके, हर बार इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मेथड कितना यूज़फुल है। इतना जो हमने झंझट मतलब इतना जो हमने मेहनत की है यहाँ तक करने की, ये सचमुच काम आता है जब एक मतलब मुश्किल क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और तब देखेंगे कि कैसे ये काम आ सकता है, ठीक है। और देखो ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 3 to 2 जा रहा है ना, तो 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स हमें मिल गया। मतलब ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो रूल है ये यहाँ पे वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब तक कि मैं ये बोर्ड इरेज कर रहा हूँ तब तक आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे अब तक तो एक लाइक कर दीजिए उस वीडियो पे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली बात तो वो कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर दीजिए। साथ ही अगर अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट भी नीचे कर दीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, उस तरह से, ठीक है। इससे क्या होगा, ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंचेंगे और उनकी भी हेल्प होगी, करेक्ट।
ओके सो नाउ ये देखो इधर मैट्रिक्स दोनों मैच हो गए, इसलिए मैंने वो पहले ही लिख दिया था, दोनों मैट्रिक्स यहाँ पर मैच हो गए। ओके तो इसके बाद अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिखता है। क्वेश्चन वही ऑब्टेन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, वही है, मैं वो स्टेटमेंट वो फिर से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑब्टेन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ओके, ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जस्ट अ मिनट। ओके तो देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ इस तरह से दे दिया गया है T11 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, ओके। 21 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। इसका हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ढूंढना है। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम। पहली बात तो हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर ढूंढना है तो फिर हमें ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली है क्या वो पता रहना चाहिए। लेकिन इस केस में तो हमें वो एग्जैक्ट मैट्रिक्स है क्या, या सॉरी एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वही चीज़ हमें नहीं पता। तो पहले तो हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली है क्या वो ढूंढना है, ठीक है। हमेशा पहले ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, फिर जाकर हम उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल पाएंगे। ओके तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो घबरा मत जाना, पहले इसका ढूंढना है हमें कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है इसमें। और एग्जैक्टली मतलब इधर क्या है, डोमेन दे दिया गया है और को डोमेन दे दिया गया है, इधर भी डोमेन और को डोमेन दे दिया गया है। तो हमें डोमेन और को डोमेन मिल चुका है, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालना है वो तो हमने पिछले वीडियो में ही देख चुके हैं, ठीक है। फिर भी मैं इधर एक बार दिखाई देता हूँ, ओके। अगर ये समझ में ना आए तो फिर पिछला वीडियो, इसके जस्ट पीछे जो एक वीडियो है वो देख लेना, समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन निकालते कैसे हैं, ओके। पिछले क्वेश्चन में याद रखना ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया गया था, ठीक है, कि जैसे एक्स वाई जेड ले तो इधर 3x प्लस वाई माइनस जेड ऐसे कुछ तो था ऊपर, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन पता था। लेकिन इसमें हमें नहीं पता, तो ढूंढते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, चेक करना है कि ये दोनों बेसिस है कि नहीं। बेसिस के लिए क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, और ये दोनों वेक्टर्स मतलब 2 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डोमेन है कि नहीं। देखते हैं एक एक करके। तो कैसे करना है, एक सेट ले लो, कोई भी एक सेट ले लो, b इज इक्वल टू 1 1 कमा लेट कर दो, तो लेट b इक्वल टू एंड दिस इज 2 1, ओके। चेकिंग इंडिपेंडेंसी या चेकिंग डिपेंडेंसी कुछ भी लिखो इधर, चेकिंग डिपेंडेंसी। अब देखो डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए एक तो तरीका है वो कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई करके हमें चेक करना है कि रैंक, वो सब एक अलग तरीका है जो कि मैंने लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में मैंने सिखा दिया था। लेकिन और एक तरीका है कि ग्राफ देखो इसका, ठीक है, ग्राफ 1 1 को प्लॉट करो, कुछ इधर इस पॉइंट पे आएगा 1 1, 2 1 को प्लॉट करो तो 2 1 इस तरह इधर आएगा। तो चाहे तो मैं और भी थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, 1 1 कुछ इधर आएगा, 2 1 कुछ इधर आएगा, करेक्ट। ये दोनों अलग अलग वेक्टर्स है। बात यह है कि क्या देखकर लग रहा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। ऑफकोर्स डिपेंडेंट है, ठीक है, ऑफकोर्स ये सॉरी ऑफकोर्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ऑफकोर्स ये इंडिपेंडेंट है। तो चलो इंडिपेंडेंट तो हो गया, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ओके, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अभी देखो डोमेन क्या, डायमेंशन ऑफ डोमेन, डायमेंशन ऑफ डोमेन क्या है, 2 है, करेक्ट, 2 है, क्योंकि R2 है ना, ये R2 है, R2 है। और कितने सारे वेक्टर्स है बी में, वेक्टर्स इन सेट बी, वो भी 2 है। तो पहली बात तो इंडिपेंडेंट है और दूसरी बात दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है। देयरफॉर बी
इज बेसिस। ओके, बी इज बेसिस, ये कंफर्म हो चुका है अभी। जब तक कि ना हम ये कंफर्म नहीं कर पाते कि ये बेसिस है कि नहीं, हम अगले स्टेप की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। ऑल राइट, तो चलो बी इज बेसिस तो हो गया। अब बेसिस का मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों में लीनियर कॉम्बिनेशन करवा दिया जाए तो पूरे R2 में जितना भी कुछ भी पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ भी हो R2 में, अगर हम कोई भी सेट ऑफ नंबर्स ले लें तो वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाएगा। करेक्ट, तो वही हम करने जा रहे हैं अभी। क्या करेंगे हम, K1 ताहले K1 1 1 प्लस K2 2 1 इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लेते हैं, U क्रॉस U एंड V, करेक्ट, U एंड V चाहे तो V को मैं इस तरह से लिख देता हूँ V, वेयर K1 K2 आर रियल नंबर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा हमें, नेक्स्ट हमें इसमें से, अब देखो मैंने ये तो बना दिया, ठीक है, ये तो मैंने बना दिया, लेकिन अब हमें इस पर ट्रांसफॉर्मेशन करना है दोनों साइड। ओके, दोनों साइड हमें ट्रांसफॉर्मेशंस करना है। देयरफॉर K1 1 1 प्लस K2 2 1 इज इक्वल्स टू सॉरी नॉट 0, इट इज़ U एंड V। ठीक है, हो गया। अब मैंने क्या सिखाया था, K1 आई मीन T वेक्टर इज इक्वल्स टू T वेक्टर। करेक्ट, T, वो जो मैंने दो रूल सिखाया था ना कि एक था स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जहाँ पे T ऑफ वेक्टर इज इक्वल्स टू K ऑफ वेक्टर, तो वो हम इधर कर सकते हैं। तो हम इधर लिख देते हैं K1 T ऑफ 1 1 प्लस K2 T ऑफ 2 1 इज इक्वल्स टू T ऑफ U एंड V। ओके, तो T ऑफ 1 1 क्या है, ये है। देयरफॉर ओके, K1 2 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, 2 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस K2 एंड ट्रांसफॉर्मेशन इसका करना है, K2 ट्रांसफॉर्मेशन हम 2 माइनस एक्स का करेंगे इज इक्वल्स टू T U एंड V। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं इधर, चलो और भी एक स्टेप बढ़ा देते हैं। K1x प्लस 2K1x स्क्वायर प्लस 2K2 माइनस K2x इक्वल्स टू T U V। ओके, देयरफॉर एक्स स्क्वायर है इधर, चाहे तो एक काम करते हैं, यहाँ देखो कांस्टेंट फिर x स्क्वायर है, तो इधर भी वही करते हैं, कांस्टेंट्स जो है वो पहले अलग कर देते हैं। 2K1 कांस्टेंट प्लस 2K2, ओके यही है शायद, हाँ ओके, प्लस माइनस ऑफ K1 x इधर है एंड माइनस ऑफ K2, ये एक x हो गया, प्लस अभी एक्स स्क्वायर जो भी बचा है ये 2K1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू T U V। ओके, समझ में आ गया। ओके, लेकिन अब इधर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, करेक्ट, हमें K1 और K2 तो नहीं चाहिए ना, K1 और K2 नहीं चाहिए, हमें आंसर U एंड V में ही चाहिए, तो अभी इन K1 और K2 को U एंड V में बदल देना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना है वो देख लेते हैं अभी। ओके, तो एग्जैक्टली कैसे करना है वो इसी इक्वेशन के सारे करना है। अब देखो ये जो इक्वेशन बनाया हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक मतलब इक्वेशन नंबर हम दे देते ना, वो दे देना है। ओके, इक्वेशन नंबर 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और जो मैंने लिखा था वो K1 K2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हो, चाहे तो इसके ऊपर के एक स्टेप मतलब इसके नीचे एक स्टेप में लिख दे सकता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ K1 K2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, पर ये लिखना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि अब हम इधर लिखेंगे फ्रॉम वन K1 प्लस 2K2 इज इक्वल्स टू U, K1 प्लस 2K2 इज इक्वल्स टू U,
K1 plus K2 is equals to V, K1 plus K2 is equals to V, करेक्ट। माइनस कर देता है, ठीक है, तो ये तो माइनस हो गया, 2K2 माइनस K2 इज K2, K2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, U माइनस V, U माइनस V, ओके। एंड सिमिलरली हमें K1 क्या मिल पाएगा, देखो K1 प्लस 2K2 इज इक्वल्स टू U है, तो देयरफॉर K1 प्लस 2U माइनस V इज इक्वल्स टू U, देयरफॉर K1 प्लस 2U माइनस 2V इज इक्वल्स टू U, देयरफॉर K1 इज इक्वल्स टू माइनस U, ओके, U उसके बाद U माइनस U है ना, हाँ माइनस U है, प्लस 2V, ठीक है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, करेक्ट, ओके ओके। तो ये हमें अभी इधर सब्सटीट्यूट करना है, कहाँ पे, यस इधर, ये इस दोनों वैल्यूज़ के इधर सब्सटीट्यूट करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को इरेज कर देता है। ओके, सो नाउ K1 एंड K2 को अगर सब्सटीट्यूट कर दे इधर, तो 2K1 क्या है, माइनस U प्लस 2V, माइनस U प्लस 2V एंड 2 माइनस U प्लस 2V प्लस 2K2 प्लस 2K2 मीन्स U माइनस V, U माइनस V, ओके, बड़ा इक्वेशन बनने जा रहा है। माइनस K1 विच इज़ माइनस ऑफ दिस माइनस U प्लस 2V माइनस K2 माइनस K2 विच इज़ U माइनस V, U माइनस V विच इज़ X एंड प्लस 2K1 प्लस 2 माइनस U प्लस 2V, ओके, X स्क्वायर इज इक्वल्स टू TUV, ओके। ये हमें ये अभी मिला, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है इसे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैंने आंसर डायरेक्टली लिखा है, वो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, इधर मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये एक बार क्या है, मतलब एक कितना 2-3 क्वेश्चंस अगर हम लगा देना, सॉल्व कर दे इससे रिलेटेड, तो आराम से आ जाएगा। ये एक एक करके स्टेप्स आराम से दिमाग में आ जाता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करता हूँ, ये लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ, TUV विल गिव, क्या देगा, UV UV देगा हमें 2V माइनस VX 2V माइनस VX प्लस 2V माइनस U प्लस 2 ओके वेट अ मिनट, VX प्लस 4V माइनस 2U 4V माइनस 2U X स्क्वायर, ओके। ये हमें फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली हो क्या रहा है हमें मिल गया। अब अगर इसमें 1 सब्सटीट्यूट करोगे, ठीक है, अगर 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस एक्स, ओके, 2 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। चाहे तो देख लो, फिर 2 1 अगर सब्सटीट्यूट कर दोगे तो फिर इधर मिलेगा हमें 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो समझ गए ना, समझ गए, ओके। नाउ UV हमें मिल चुका है, ओके। तो अभी क्या कर सकते हैं इधर, इसका अभी हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। इस चीज़ का हमें एक स्टेप तो हो गया, पहला स्टेप हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन निकालो, फिर अभी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है वो हमें निकालना है। चलो करते हैं फिर, ठीक है, वो अभी करते हैं। ओके, तो एक काम करता हूँ, ये भी मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, सो नाउ देखो अभी
पहले काम करते हैं, पहले कोशिश करते हैं कि ये जो हमें दिख रहा है इसको मतलब डायरेक्टली हम मैट्रिक्स बना पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने डायरेक्टली बिना वो पूरा लंबा प्रोसेस लगाए वो हमने मैट्रिक्स निकाल कर देखे थे। इधर देखते हैं कि है कि नहीं, हो पा रहा है कि नहीं। तो क्या लिख सकते हैं इधर, अभी क्या लिख सकते हैं, 2v एंड -v 4v - 2u 4v - 2u। क्या ये करेक्ट है? क्या ये मैट्रिक्स करेक्ट है? नहीं, ये बहुत गलत मैट्रिक्स है। तो ये तो नहीं है एटलीस्ट। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये प्रोसेस अभी कैसे काम आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे काम आएगा। सेम जैसे हमने पिछले इसमें किया था वैसे ही हमें करना है। सो स्टैंडर्ड बेसिस, ओके, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2 क्या है? 1 0 0 1, करेक्ट। 1 0 एंड 0 1 है। ऑल्सो अब देखो ये मैट्रिक्स क्या है एक्चुअली, ये मैट्रिक्स है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है R2 से हमें क्या मिल रहा है? P2, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल मिल रहा है ना हमें। तो R2 to P2। अब याद रखना P2 को हमेशा मतलब ऐसे लिख तो नहीं सकते, पर दिमाग में, ठीक है, दिमाग में सोच लो कि ये है R3, ओके। R2 to R3 का हमें ये मिल रहा है, R2 to R3 का हमें क्या बोल सकते हैं, R2 to R3 का हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ रहा है, ओके। जब भी P2 लिखे तो R3, P3 लिखे तो क्या करेंगे? R4, P5 R6, ऐसे करके एक नंबर बढ़ाकर हमें सोचना है, एटलीस्ट सोचना है। तो स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P2 क्या होगा? स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P2 है 1x² ओके। ये है बेसिस ऑफ P2, ऑलराइट, ध्यान रखना ये। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, देखो अब हमें एक के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, ओके। एक के बाद एक हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने हैं। तो पिछले वाले में हमने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए थे? ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे तो एक काम करता हूँ, नहीं इसमें लिख देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 का क्या किए थे हमने? अगर u और v है, ठीक है, u और v है तो फिर u पे 1 है तो इधर तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 - 0x, करेक्ट, 0 - 0x, 4v - 2u मीन्स -2x²। इज इट करेक्ट? -2x²। देखते हैं एक बार, इट इज़ -2x², ओके। इज इक्वल्स टू, मैं चाहे तो एक स्टेप में लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू -2x²। -2x² का मतलब क्या है? इसका मतलब है 0 × 1 + 0x + 0x, सॉरी अभी 0 नहीं, अभी -2 आएगा, -2x², ओके। और चाहे तो इन सभी को रेड स्केच पेन या रेड मार्कर से मैं लिख देता हूँ, 0 0 -2, करेक्ट। इस तरह से मैंने लिख दिया। और नेक्स्ट अभी क्या करना है, वो 0 1 का देखना है। t 0 1 इज इक्वल्स टू, तो इधर तो 0 है और इधर 1 है, मतलब 2 - x, ओके, एंड प्लस 4x², ओके। 2 - x + 4x², ऑलराइट। इससे हमें अभी क्या निकालना पड़ेगा? इस तरह से लिखना पड़ेगा। सो 2 × 1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय x, ओके, मल्टीप्लाइड नहीं, डायरेक्ट x लिख देता हूँ, x
प्लस 4x²। ओके, इस तरह से मैंने लिख दिया। याद रखना एग्जाम में ऐसे मत लिखना, एग्जाम में ऐसे ही लिख देना, पर आपको अभी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। सो अभी हमें मैट्रिक्स लिखना है, तो मैट्रिक्स क्या होगा, इज इक्वल्स टू 0 0 -2 2 -1 4। ये है एक प्रॉपर मैट्रिक्स। ओके, ये है एक प्रॉपर मैट्रिक्स। तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। R2 टू P2 जा रहा था, मतलब R2 टू R3 जा रहा था एक तरह से, तो मैट्रिक्स जो है वो 3x2 का होगा। तो ऑफकोर्स ये 3x2 का ही एक मैट्रिक्स है। ओके, तो इस तरह से हमें अभी मिल रहा है ये आंसर। ठीक है, ये प्रोसेस पूरा लगाने के बाद, अप्लाई करने के बाद अब हम ये मैट्रिक्स लिख पा रहे हैं। नहीं तो पहले हम क्या लिख रहे थे, वो 2v - v 4v - 2 ऐसे लिख रहे थे, पर नहीं, इस तरह से ये एक अगर प्रोसेस अप्लाई करें तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी सॉल्व होकर हमें उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पता चल जाता है। ठीक है, अब देखो, ये जो मैं बता रहा था ना कि डायरेक्टली हम ऐसे लिख पा रहे थे, मतलब डायरेक्टली हम नहीं लिख पा रहे थे। एक्चुअली हम डायरेक्टली लिख पाएंगे, मतलब डायरेक्टली हम लिख पाएंगे कैसे, देखो इधर मैंने क्या बोला है कि इसे R3 की तरह सोचो। ठीक है, R3 की तरह सोचो। तो TUV, एक काम करता हूँ, ये मैं अलग स्केच पेन से लिख रहा हूँ ताकि ये आपको लगे कि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये अलग है। TUV, ये तो R2 है लेकिन R3 इधर है। ठीक है, R3 इधर है। ऐसे करके मैं 3 अलग अलग ब्रैकेट्स बना रहा हूँ। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ x एंड दिस इज़ x²। ओके, इधर कैसा है एग्जैक्टली, इधर है कि u एंड v हमें इधर लेना है। सो ये जो 2v इधर लिखा है, इसे मैं 0 + 2v लिख सकता हूँ, 0u + 2v लिख सकता हूँ। तो वो ही हम इधर लिख रहे हैं, 0u + 2v। इसे मैं 0u - v लिख सकता हूँ, या 0u - 1v ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0u - 1v। एंड इसे मैं -2u + 4v लिख सकता हूँ, -2u + 4v। अगर ये आपको समझ में ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि पर ये एटलीस्ट समझना आना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। ये मैं बस अलग से बता रहा हूँ कि डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगेगा बस, और कुछ नहीं। तो अब दिख रहा है 0u + 2v, 0u - 1v -2u + 4v। ठीक, हमने इसी तरह से अगर लिख दे मैट्रिक्स तो इस तरह से बन जाएगा, 0 0 -2 0 0 -2 2 -1 4 2 -1 4। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो चलो फिर ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे करके हम एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।